नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय पूरे देश में चुनाव के दौरान एक बड़ी खबर निकल कर आई है, वो है कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर। खबर ये आ रही है कि इस वैक्सीन से साइलेंट अटैक पड़ रहे हैं लोगों के लिए, जो साइड इफेक्ट है अब वो उभर के सामने आने लगे हैं। कई डॉक्टरों का कहना है कि ये खबरें बेशक विदेश में किसी तरह की हों, लेकिन भारत में ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। जो भी वैक्सीन के असर होते हैं वो मुश्किल से 1.5-2 महीने बाद ही दिखाई देने लगते हैं। अब वैक्सीन को लगे हुए लगभग 3 साल 4 साल हो चुके हैं, लेकिन इसे लेकर फिर भी देश के 140 करोड़ लोग भयभीत हैं। आप जानते हैं कि कोविशील्ड एक ऐसी वैक्सीन है जो 100 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों को लगी है और निश्चित तौर पे पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं, मैं उनका भी उल्लेख करना चाहूँगा। पहली घटना हुई है भोपाल के पुलिस मुख्यालय में, एक सिपाही को साइलेंट अटैक आया और घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई। दूसरी घटना हुई है इंदौर में रणजीत हनुमान पर, जहां भंडारा चल रहा था, वहां भी एक व्यक्ति को साइलेंट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। आखिर क्या वास्तव में ये वैक्सीन इतनी खतरनाक है? हम आज फिर डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी के पास आए हैं। मैं आपको बता दूं कि भुवनेश गर्ग जी हमारे चैनल पर जब भी बोलते हैं तो लाखों की तादाद में लोग उन्हें सुनते हैं। उनका एक वीडियो तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सुना। भुवनेश गर्ग का हमने पिछले कुछ दिनों में इंटरव्यू नहीं किया तो कई दर्शकों ने हमें फ़ोन किए कि क्या बात है, आप डॉक्टर साहब के इंटरव्यू नहीं कर रहे। तो आज हम फिर से भुवनेश जी के पास आए हैं। ऐसे रहस्य खुलेंगे आज जिसकी आपको कल्पना भी नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक निवेदन आपसे कर रहा हूं, आज इस चैनल को और इस कार्यक्रम को आप पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, पूरी दहशत का माहौल बन गया है देश और दुनिया में कि जो कोविशील्ड है उसके साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं, और ये थोड़े बहुत नहीं है, ये सीधे सीधे आदमी की जान से खिलवाड़ है। ये मामला क्या है? देखिए रविंद्र जी, हम जैसे कोविड के पहले से ही लगातार अपने सारे आर्टिकल्स में सबको सावधान कर रहे हैं, सबको आगाह कर रहे हैं और सबको ये बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली बात तो इस बाजारवाद से, इस बाजारू व्यवस्था से, जिसको कि हम एक तरह से बायो वीपन की संज्ञा दे रहे हैं, ये चाइना के जरिए फैलाया गया एक तरह का कृत्रिम वायरस है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान दुनिया भर में झेले, और वो नुकसान ज़्यादातर दवाइयों के दुष्प्रभाव और डर की वजह से हुए। अब मैं फिर बार बार इसी बात को दोहराता हूं कि कोविड की शुरुआत में हमने कहा था कि इस कोविड में चूंकि एक तरह की सेल साइटोलॉजी को डिस्टर्ब करने की क्षमता है। सेल साइटोलॉजी को डिस्टर्ब करने का मेरा मतलब है कि ये कोविड और कोविड से संबंधित जितने भी उपचार हैं या दवाइयाँ हैं, ये सब कोविड में आदमी के शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती है, उनके साइज़ को अल्टर कर देती है। हमारे शरीर में स्प्लीन एक बहुत महती भूमिका निभाती है कि जिसमें वो अल्टर्ड सेल्स को या तो नष्ट कर देगी या उनका क्लॉट बना देगी, ताकि वो क्लॉट जो है जगह में जाके अड़ जाएं। तो इसी तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि हमने मार्च 2020 से ही लिखा था कि रेड ब्लड सेल्स का साइज अल्टर होने की वजह से, दवाइयों के ओवर मेडिकेशन की वजह से, किसी भी तरह के दुष्प्रभाव की वजह से, उन मरीजों में जिनमें आप एक झटके से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा दें, तो जैसे हमने कहा एथलीट्स, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाले, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करने वाले, बहुत ज़्यादा अपने आप को जिम में ले जाने वाले, आप देखेंगे पिछले 3-4 साल में, ये अभी की घटना नहीं है, पिछले 3-4 साल में लगातार हेवी एक्सरसाइज करने वालों में हमने सडन हार्ट अटैक बहुत तेज़ी से देखे हैं। ये हार्ट अटैक क्यों हुए हैं? क्योंकि क्लॉट जो बनता है, हेवी एक्सरसाइज, जब बहुत एक्सरसाइज होती है, बॉडी ऑक्सीजन की डिमांड मांगती है और रेड सेल अपना साइज चेंज कर लेते हैं, तो क्या होता है कि आपस में जुड़ के क्लॉट बना लेते हैं। ये क्लॉट जहाँ भी जाएगा, खासतौर से हार्ट में, तो वहाँ पे वो सडन हार्ट अटैक करने वाला है। तो ऐसे मरीज जिनको कि बहुत ज़्यादा कोविड का असर हुआ हो, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोविड की दवाइयाँ जिन्होंने यूज़ की हो, रेमडेसिविर, एजिथ्रोमाइसिन, डोलो और इस तरह की चीज़ें, तो उनके शरीर में एक परमानेंट विकार खड़ा हो गया कि उनके रेड सेल्स बहुत ज़्यादा इस बीमारी से ग्रसित हो गए। तो ये सामान्य तौर पे ठीक चलते रहेंगे, लेकिन जैसे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो रेड ब्लड सेल्स काम नहीं करेंगे, तो साइड बदलने की वजह से, उनका शेप बदलने की वजह से वो आपस में क्लॉट बना लेते हैं। डॉक्टर साहब, आम आदमी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने दवाइयाँ ली, उन्होंने ऑथ्रोमाइसिन जो आप बता रहे हैं वो लिया है, बेशक इंजेक्शन नहीं लिया है उन्हें, लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा आज की तारीख में? जैसे मान लीजिए एक सामान्य व्यक्ति पता लगाना चाहता है कि कोविशील्ड उसको लगी है, उसको लगे हुए अब 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, उसके शरीर में उसका कोई प्रभाव है या नहीं, इसे जांचने का कोई मैकेनिज्म है क्या?
देखिए, ब्लड से संबंधित बहुत सी जांचें संभव हैं, जिसमें साधारण सी जांचों से रेड ब्लड सेल के साइज और उनके शेप का पता चल जाता है। उससे संबंधित जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, पीटी, प्रोथ्रोम्बिन और ये सब चीज़ें बहुत साधारण सी जांचें हैं, 500-700 हज़ार रुपये में हो जाती हैं। इनसे आइडिया लग सकता है कि कितना थ्रोम्बोटिक कैपेसिटी है बॉडी की, कि कितनी जल्दी जल्दी क्लॉट बन सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ने के साथ साइज चेंज हो रहा है, तो जब ये कंडीशन खड़ी होगी तभी उनका अपने को सेल्स का, उनका ब्लड में अपने को जानकारी मिलेगी। लेकिन सावधानी बरतने के तौर पे, चीज़ों को लेने के तौर पे, जैसे मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बीमारियाँ, ये घटनाएं जब लगातार बाजार खड़ी कर रहा है चाइना के साथ मिलकर, और अभी जनवरी फरवरी में कोविड को लेकर एक नई दवा खोजने का नाटक किया गया है, और ये उस दवा को पूरी दुनिया में बांटने बेचने की वजह से ये नई नई कवायदें खड़ी हो रही हैं। नहीं तो जो वैक्सीन को लेकर कॉम्प्लिकेशन थे, आप देखिए जॉनसन एंड जॉनसन को यही थ्रोम्बोसिस की वजह से, क्लॉटिंग की वजह से अपनी पूरी वैक्सीन को रोकना पड़ा था। फाइजर की वैक्सीन के ऊपर तो शुरू से आरोप लगे हुए हैं। सिर्फ एक इंडिया की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड थी उसके ऊपर आरोप आज तक नहीं लगा था, लेकिन आज उसके ऊपर भी आरोप लगा दिया ताकि 150 करोड़ जनता को चुनाव के बीच में डराया जा सके, धमकाया जा सके और उसके ऊपर दवाइयां ला दी जा सके। मैं फिर बहुत स्पष्ट तौर पे आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि क्लॉटिंग कोविड में बहुत कॉमन है, ये कोविड का साइड इफेक्ट है, ये कोविड की अति दवाइयों का जो दुष्प्रभाव है उसका साइड इफेक्ट है, और कोविड के वैक्सीन का साइड इफेक्ट तो 1 करोड़ में 1 के ऊपर आ रहा है। तो इस आप समझ लीजिए कि कितना कम है वो। ये किसी भी साइड इफेक्ट को हम लगा के दे सकते हैं। आप उसको कोविड से जोड़ रहे हैं, जो कोविड का साइड इफेक्ट है आप उसको वैक्सीन से जोड़ सकते हैं कि वैक्सीन लगी इसलिए हुआ ऐसा। पर मेरा बहुत सीधा सा मानना है कि ये आपके उन्हीं शरीरों को दुष्प्रभावित करने वाले हैं जिन्होंने दवाइयाँ खाई हैं, जिनको कोविड का असर हुआ है, और जो आज अपने आप को फिटनेस के लिए शरीर की क्षमता से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर ये संकट ज़्यादा आ सकता है, वो ऐसा ना करें। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बहुत छोटे छोटे से हमारे मायरस प्रोटोकॉल के उपाय आज हज़ारों फैमिलियाँ अपना रही हैं। अगर आप वो भी मायरस प्रोटोकॉल आप भी अपनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका बहुत कुछ अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने अभी एक दवा की बात की कि वैक्सीन इसको लेके, कोविड को लेके कोई नई दवा विकसित हुई है और इसकी मार्केटिंग के लिए ये डर पैदा किया जा रहा है। बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से आप कह रहे हैं कि भारत में 150 करोड़ लोगों को केवल भयभीत कराने का ये काम है। और ये दवा कौन सी है और क्या इस बारे में कुछ बताने की स्थिति में है? ये आप मानते हैं कि ये पूरा जो दहशत का माहौल है ये फार्मेसी माफिया द्वारा खड़ा किया जा रहा है? बिल्कुल, हमने इसको फार्मा माफिया का ही नाम दिया हुआ है। आप याद कीजिए हमारे सारे आर्टिकल्स में हमने लगातार कहा कि कोविड में जितनी मौतें हुई हैं वो अस्पतालों में डरने की वजह से, डराने की वजह से, दवाइयों के अति प्रभाव की वजह से, क्योंकि आपने जिन मरीजों का खुले में उपचार संभव था आपने उनको बंद कमरों में पैक कर दिया मरीजों के साथ, लाशों के साथ, इसलिए वहाँ पर डर, दहशत से ज़्यादा मौतें हुई और दवाइयों के दुष्प्रभाव से हुई, रेमडेसिविर से लेकर एजिथ्रोमाइसिन से लेकर सबकी वजह से। हम तो ये कहते हैं कि इन मौतों के जिम्मेदार को आज तक क्यों नहीं सामने खड़ा किया गया है। और आज हम फिर वही बात कर रहे हैं कि एक नया ड्रग आया है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा उसका, लेकिन उस नए ड्रग को लेकर पूरी दुनिया में एक तरह का पूरा माफिया एक्टिव हो गया है और उन्होंने मीटिंगें कर करके आंकड़े जुटाने चालू कर दिए हैं और वो लगातार डर का माहौल फैला रहे हैं। वो डर नहीं फैला तो आज एस्ट्राजेनेका की, भारत की कोविशील्ड को, जिसके 450 करोड़ डोज लग चुके हैं पूरी दुनिया भर में, जिसमें से 150 करोड़ हिंदुस्तानी जनता को 2-2 डोज लगे हैं, तो उसी हिसाब से समझ सकते हैं कि कितने बड़े बाजार को खेलने का काम हो रहा है। एक बड़ा संक्षिप्त सा जवाब आपका चाहिए। मेरा जो कार्यक्रम सुन रहे हैं लाखों दर्शक, उनको सीधा 150 करोड़ जनता को आप क्या कहेंगे इस समय में जब पूरा दहशत का माहौल है कि उन्हें अपनी दिनचर्या कैसी करना चाहिए और उन्हें इन तमाम सारे दुष्परिणामों से बचने, अफवाहों से बचने, इस माहौल से बचने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, और इसके साथ साथ सरकारों को, राज्य सरकारों को, भारत सरकार को भी क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जब रेमडेसिविर का कोई नाम नहीं जानता था मार्च 2020 में, तब हमने रेमडेसिविर को लिए कहा था कि जब इबोला, स्वाइन फ्लू, सार्स में फेल हो गई थी तो ये उसी के अगले वायरस में कैसे सक्सेसफुल होगी, ये बहुत बड़ा सवाल था, उसका जवाब नहीं मिला। लेकिन कालांतर में उसके सारे परिणाम सामने निकल के आए कि इसका कोई असर नहीं था। ऐसा ही सभी दवाइयों को लेकर हुआ। ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, हमारे सारे आर्टिकल्स में छपी हुई है। अब यहाँ आम जनता को फिर ये समझना चाहिए कि ये फिर से फार्मा माफिया, जिसको हम फार्माक्रान कह रहे हैं, उसके चंगुल में ना आए, बिल्कुल ना डरें। इस वायरस संक्रमण को लेकर सामान्य तौर पर बहुत छोटी छोटी सी सावधानियां हैं कि आपको भीड़ में नहीं जाना है, जाना पड़े तो मास्क लगाइए, हाथ अच्छे से धोइए, धूप में जितनी मेहनत कर सकते हैं अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, शरीर की क्षमता से ज़्यादा नहीं,
उतनी धूप में पसीना निकालना जरूरी है। आपका पसीना निकलेगा, विटामिन डी की कमी नहीं होगी, आप बीमारी से बचे रहेंगे। और तीसरा, हमने सबसे कहा था कि जो भी लोगों में कोविड का बहुत संक्रमण आया है या जिन्होंने कोविड की बहुत दवाइयाँ खाई हैं, वो अपने डॉक्टर की सलाह से 75 मिलीग्राम इकोस्प्रिन की गोली रोज़ खाते रहें, तो आप बहुत कुछ सुरक्षित रहेंगे, क्लॉटिंग नहीं होगी और आपको एकदम से कोई तकलीफ नहीं आएगी। साथ में नेचुरल विटामिन, जितने भी विटामिन ए से विटामिन जिंक सी जो चीज़ें हैं, जो हमारे मारस प्रोटोकॉल का पार्ट हैं, वो आपको नेट पर मिल जाएगा। आप उसको ज़रूर अपने उसमें लेते रहें, पर अपनी डॉक्टर की सलाह से। डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और मेरे दिमाग में है कि किसी भी दवा का और किसी भी वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट है, होने की कोई टाइम लिमिट होती है या वो कभी भी कर सकता है? जैसे हमने कहा था कि कोविड की जितनी वैक्सीन हैं, सामान्य तौर पे फ्लू की जितनी भी वैक्सीन होती हैं, इनकी मेमोरी शॉर्ट टर्म होती है। नॉर्मली 3 महीने से 6 महीने में अपना असर छोड़ देती है, इसलिए इनको बार बार लगाने की जरूरत पड़ती है। तो जिस वैक्सीन का असर ही 6 महीने में खत्म हो गया, उसका साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशन 6 महीने बाद कहाँ से आएगा? यहाँ फिर बाजार बात खड़ा हो जाता है, फिर फार्मा माफिया खड़ा हो जाता है आके। और मैं फार्मा माफिया को ओपन चैलेंज करके कहता हूँ कि ये तुम सिर्फ जनता को लूटने का, बेचने का, उसको बर्बाद करने का काम कर रहे हो। ये सारी मौतों के, हत्याओं के संज्ञा में इनको फार्माक्रान को रखा जाना चाहिए। सारे बड़े बड़े अस्पतालों को जिन्होंने मरीजों को घेर घेर के अपने बंद कमरों में मारा था, उनके ऊपर जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि ये चुनाव का समय चल रहा है और इस तमाम सारी चीज़ों को एक नई दिशा देने की कोशिश हो रही है? हमने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं, उसमें वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड सत्ताधारी दल को दिए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इसके जरिए कोई राजनीतिक लाभ लेने की कुछ कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, राजनीतिक लाभ यहाँ पर बॉन्डिंग को तो मैं नहीं लेके जाता, क्योंकि अभी बॉन्डिंग से कोई फर्क नहीं पड़ना। पर मैं ये जरूर मानता हूँ कि चूंकि बॉन्ड तो लिए ना भारत सरकार ने। मैं उसी पे आ रहा हूँ पर यहाँ फार्मा माफिया को ये दिखा है कि ये 150 करोड़ जनता चुनाव में बाहर है, ये भीड़ लगी हुई है, और ये गर्मी सर्दी के मौसम का भी खेल है जहाँ वायरस संक्रमण ऑटोमेटिकली होते हैं। तो ये उनके लिए डराने का सबसे अच्छा समय है। ये डरा के अपना हित साधेंगे। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। जनता को चाहिए कि बिल्कुल इनके डर में ना आए, बहकावे में ना आए, ताज़ा भोजन करे, धूप में अपने आप को थोड़ा सा मेहनत करके पसीना निकाले और पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जरा भी आपको डर शंका है, अपने डॉक्टर से बात कीजिए। एक इकोस्प्रिन की गोली रोज़ खाइए, कोई क्लॉटिंग नहीं होगी। एक आखिरी सवाल, और जो मेरा आप अधूरा रह गया, मतलब पहले सवाल कर चुका था, ऐसे पूरे माहौल में भारत सरकार को क्या करना चाहिए? और भारत सरकार को इस जो फार्मेसी माफिया है, उसके खिलाफ क्या वाकई इस समय कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता महसूस हो रही है? देखिए, भारत सरकार या राज्य सरकारों ने अगर कुछ करना होता तो हमने जैसे बहुत पहले कहा था कि पूरे भारत की जनता का रैंडम सीरो टेस्ट करा ले, ताकि कितनी एंटीबॉडीज़ उनके अंदर बनी हुई हैं, और वो लगातार अगर हम करते चलते रैंडम सीरो टेस्ट, हमको पता चल जाता कि कितने % इम्यूनिटी बनी और वो कितने दिन तक टिकी, तो फार्मा माफिया अपने आप उड़नछू हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया गया। आज चूँकि हार्ट अटैक, कार्डियक अटैक जो है दुनिया में बीमारी, मौत का सबसे बड़ा कारण है, तो वो मौतें तो ऑटोमेटिकली वैसे होना ही है। अब फार्मा माफिया को मालूम है कि हम इसके जरिए इसको हथियार बना सकते हैं, तो आज उन्होंने एस्ट्राजेनेका का खेल दिया, क्योंकि कोविशील्ड अधिकतर लोगों को लगी तो इसलिए उसका नाम लिया गया। जबकि पहले जॉनसन एंड जॉनसन की कोविशील्ड से तो ओपनली क्लॉटिंग होकर लोग मरे, फाइजर से ओपनली मरे। फाइजर का डायरेक्टर आज भी जेल में जमा है। फाइजर की सारी वैक्सीन बंद हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। पर चूंकि हमारे देश में 80% जनता को कोविशील्ड लगी है, तो डराने का सबसे बड़ा मादा इस समय हम फार्मा माफिया के पास भारत की 150 करोड़ चुनाव में जा रही जनता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल अचानक ही फिर से बन गया है आपकी इस जवाब के बाद। 3 दिन हो गए आज, 3 दिन से लगातार कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर एक ऐसा डर का माहौल बन गया है। भोपाल में बैठे हुए डॉक्टर भुवनेश गर्ग लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, तो भारत सरकार क्यों नींद में सो रही है? उनने अभी तक कोई विज्ञापन जारी नहीं किया, उनने सरकार की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की। क्यों नहीं एडवाइजरी जारी करते? क्यों नहीं वो लोगों को बताते कि भाई इसका क्या है, लोगों को कैसे रहना है? आखिर इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा बजट, इतने संसाधन, और उसके बाद इतनी गहरी चुप्पी। देखिए, अगर मैं इसको बहुत सीधे से कहूँ तो सरकार में जो बैठा है, वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, उन्होंने एक पूरी व्यवस्था को तो खुद ही समझा ना। जो नकली किट्स थी कोविड की जांच करने की 150 रुपये की, उसको 1500, 1000 रुपये में, 2000 रुपये में खरीदा गया, थोक में खरीदा, क्योंकि इन आपदाओं में किसी तरह का ऑडिट नहीं होता। आपने क्यों भोपाल में, जबकि 2500 अस्पताल थे, बड़े बड़े अस्पताल थे, आपको एक ही अस्पताल में ऐसे कौन से खरपतवार दिख रहे थे कि यहीं पर नदी है, यहीं पर तालाब है? आपने सारे अस्पतालों में ओपन क्यों नहीं किया? हम ओपन चैलेंज कर रहे थे कि हम 99.99% लोगों को हम खुले में टीटी नगर स्टेडियम से लेके बड़े बड़े खेल मैदानों में टेंट लगा के सिंहस्थ के पैटर्न पर ताज़ा भोजन खिलाते हम सबको सुरक्षित रख सकते थे। आपने उनको सबको ठूंस दिया अस्पतालों में।
तो ये तो पूरा सिस्टम है, यही सिस्टम तो फार्माक्रान है। इसी सिस्टम के तो लिए हम मुखर होकर पूरी ओपनली बात करते हैं कि आप हमारा जो वर्षन है अगर आप सुने तो इन बीमारियों को जो वायरस ग्रसित हैं ये हमारे शरीर को ताकत देने के लिए आती है, इम्यूनिटी देने के लिए आती है। इसके लिए कोई उपचार की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मरीजों को भयमुक्त करना है, उनको प्रसन्नचित रखना है, उनको बेसिक बुनियादी भोजन देना है और उनको धूप में पसीना निकलवाना है उनका। आप मुझे बताइए किस मजदूर को, किस झुग्गी झोपड़ी को, फिर वही बात आती है कि किस मजदूर को कोविड का अटैक हुआ, किस मजदूर को, किस झुग्गी झोपड़ी वाले को आपने बड़े अस्पताल में 2 लाख रुपए दे के भर्ती किया? तो उसके पास पैसा नहीं। उनको सिर्फ 10% को, फार्मा माफिया को 10% रिच जनता को दोहन करना है और वो उसमें मुझे फिर कारगर होती हुई दिख रही है अगर जनता जागरूक नहीं हुई तो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आज डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बताया है कि जो कुछ ये जो माहौल बनाया गया है पिछले 3 दिन में, वो मौके का फ़ायदा उठाना है। अवसर में जो कहते हैं ना, मौके में अवसर ढूंढना है। मतलब भारत में चुनाव चल रहे हैं, 150 करोड़ जनता चुनाव में है और कैसे इसको डरा कर कैसे अपनी दवाओं को फिर से लॉन्च किया जाए, इसमें फार्मेसी माफिया की बहुत बड़ी भूमिका है। और जैसा हमने पूछा डॉक्टर साहब से कि आखिर भारत सरकार गहरी नींद में क्यों है, तो उनका साफ कहना है कि जो अधिकारी और नेता सरकार में हैं वो पहले ही इसमें बहुत सारे अफसर तलाश चुके हैं, उन्हें मालूम है कि कहाँ कितने घोटाले हैं। उनकी चुप्पी भी कई मायने में रहस्यमय मानी जा सकती है। आज से आपको पुनः मेरा निवेदन है आपसे, आज के इस कार्यक्रम को आप पूरा देखिए। और डॉक्टर साहब ने कई बातें ऐसे कही है कि भारत के 150 करोड़ जनता को डरने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे डर के पीछे सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी माफिया है। नमस्कार।